अंदर कमी आई है। तो हम बात कर रहे थे कि जो मैं हमारे इस आयरन सिस्टम को नुकसान देने वाली चीज़ों में मजीद जो चीज़ें हैं, फास्फेटेस जो है, फास्फेटेस से भरपूर फल और सब्जियां, ये भी आयरन से बाइंड होकर उसे इंजज़ाब से रोकने का सबब बनती हैं। क्योंकि हमने कहा था कि ये हमारे लिए इतनी मुफीद चीज़ें नहीं होती, गोश्त वाला ज़्यादा मुफीद होता है। तो ये मुफीद ना होना किस लिए कि इसमें फास्फेटेस की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और ये भी आयरन के साथ आसानी के साथ बाइंड हो जाते हैं। इसी तरह से कार्बोनेट्स, और ये भी नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये कार्बोनेट्स, ये भी हमारे आयरन के साथ बाइंड हो जाते हैं, इसको नाकारा कर देते हैं। और इसी के साथ साथ ऑक्सीलेट्स टमाटर में पाया जाता है और ये भी नेगेटिव चार्ज होता है, और ये भी टमाटर जब हमारे आयरन के साथ बाइंड होता है तो इसको गैर फाल कर देता है और इसमें हम इससे कोई फायदा हासिल नहीं कर पा रहे होते। तो ये पुअर क्वालिटी के आयरन हैं जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी नहीं होते, लेकिन गोश्त वाला ज़्यादा बेहतरीन आयरन होता है और ये पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसके साथ ऐसे अज्जा जो पॉजिटिवली चार्ज हों, जो इसकी तरफ आए और इसके अमल को धकेलें बढ़ाएं, उसमें विटामिन सी ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और ये एस्कॉर्बिक एसिड जो होते हैं, ये आयरन की फेरिक फॉर्म से फेरिस फॉर्म में कन्वर्ट होने में मदद देते हैं। यहाँ पर हमने जो फेरिक से फेरिस फॉर्म और ये कन्वर्जन थी, ये तब्दीली जो यहाँ पर होती है ऐसे आयरन कि जो हमारे पास दूसरी शक्ल में आए, इनको तब्दीली और फिर यहाँ पर जो तब्दीली होनी है, इन दोनों तब्दीलियों में जो बहुत ज़्यादा मदद करती है विटामिन सी वाली प्रोडक्ट। तो जो ऐसे लोग गांव देहातों में ख़ास तौर पर, और पुराने उसके अंदर होता था कि वो एक लस्सी खाने के साथ अक्सर पी लिया करते थे, दही की बनी हुई और बड़ी मज़ेदार किस्म की वो प्रोडक्ट होती थी, या खाने के साथ दही का इस्तेमाल कर लिया, या रायता बाज़ लोग अलग फॉर्म में इस्तेमाल कर लेते हैं, या इमली आलू बुखारे की चटनी हम इस्तेमाल करा लेते हैं, बिलखसूस खाने के इख्तिताम पे खिला देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे यहाँ पर ये जो चेंजेस का अमल है, ये एक बेहतरीन तरीके से मुतरक हो सकता है। इसीलिए इलाज बिल ग़िज़ा भी कानून मुफ़रत अज़ा को कहा जाता है कि ग़िज़ाओं से हम कैसे कंट्रोल करेंगे। आज हम आपके सामने ये सारे मैकेनिज़म्स खोलने शुरू कर दिए हैं, हमारी साबका वीडियोस में भी और उसमें भी तवज्जो से देखें तो हम कानून मुफ़रत अज़ा के गोशों को खोल रहे हैं, जो उसमें मैकेनिज्म और सिस्टम बयान किए गए हैं, जो कि आमतौर पे हमारी कुतुब में दर्ज नहीं है, लेकिन हम उनको बोर्ड पे ओपन कर रहे हैं। अगरचे कि हमारी थोड़ी सी लैंग्वेज सख्त है, उनके नाम ऐसे हैं, लेकिन नाम को इग्नोर करें और आप याद कर लें, उसका मुतबादिल कोई नहीं है, लेकिन आप उस मैकेनिज्म को, सिस्टम को समझने की कोशिश करें जो आपको यहाँ समझाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विटामिन सी वाली, एस्कॉर्बिक एसिड वाली ये चीज़ें ये हमारे लिए मुफीद होती हैं, जिसमें अमाइनो एसिड्स वाली हो, सिट्रिक एसिड वाली हो, साइट्रेट वाली हो, ये सब क्या है, ये सब फेरिक से फेरिस में तब्दीली में मददगार प्रोडक्ट्स हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट कर लें, ये भी हेप्सिडिन, ये एक हार्मोन है और ये लिवर के हेपाटोसाइट से ही ब्लड में रिलीज होता है, क्योंकि आयरन की सिर्फ जिस्म में कमी ही नहीं होती, ज्यादती भी तो होती है ना। तो उस ज्यादती हो गई तो इस मैकेनिज्म्स को रोकना है कि भाई ये तू काम ना कर, सब रुक जा, इस मैकेनिज्म को रोकना है। एक तो आयरन सेंसिंग यूनिट यहाँ लगा हुआ था, ये सेंस कर ही रहा है, इसके साथ साथ लिवर ने भी एक काम करना है, जाहिर बात है इसको भी तो किसी ने सिग्नल देना है, इसने भी तो किसी के साथ काम करना है। तो आयरन से एक प्रोडक्ट, एक हार्मोन रिलीज होता है हेप्साइडिन के नाम से। ये हेप्साइडिन क्या करेगा, जब जिस्म में आयरन ज़्यादा हो जाता है तो ये हेपाटोसाइट से रिलीज होता है ताकि इजाफी आयरन खून में मजीद ना आ सके, और जब कमी हो जाए तो ये ख़त्म हो जाते हैं, और इसको मास्टर आयरन रेगुलेटर भी लिखा जाता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा हेप्साइडिन अगर आयरन के लिए मुश्किल हो जाता है कि मुख्तलिफ, अगर ये बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाए, इसका एक नॉर्मल मिकदार में रिलीज़ होना ज़रूरी है। अगर ये ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ हो जाए तो आयरन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो जिस्म के मुख्तलिफ जगहों तक चला जाए, इसलिए इसको अंडर कंट्रोल रहना चाहिए। और अगर इजाफी, अगर किसी बीमारी या जिगर की ख़राबी के नतीजे में, या अगर ये कोई गलत तरीके से ऑपरेट हो गया और ये प्रोडक्ट रिलीज़ हो गई तो ये ख़राबी बीमारी का सबब बनती है। लेकिन अगर ये अंडर कंट्रोल हो तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती। और हेप्साइडिन जब जिस्म में आयरन की कमी हो जाए, आरबीसी कम हो जाए, तो ऑक्सीजन क्या होगा, वो भी टिश्यूज़ में कम जाएगी। तो उस मैकेनिज्म से इसने अपने आप को सेंस करना है कि कहाँ पर मुझे अब रिलीज होना है और कहाँ पर अभी हमें रिलीज नहीं होना। और जब इन्फ्लेमेशन हो, यानी कि कोई जख्म लग गया या इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, जख्म या इन्फेक्शन वगैरह के नतीजे में अक्सर ऐसी सूरत हाल हो जाती है कि उसको फिल करने के लिए बहुत ज़्यादा रोका जाता है, ताकि आयरन जो खारिज हो रहा है वो जिस्म में उसकी कमी ना आ जाए।
तो उस कमी को रोकने के लिए और मजीद इस अमल को ज़ाया होने के, जैसे ओवरफ्लो होने लग जाता है पानी, तो हमारे पास कोई ना कोई ऐसे वॉल होता है जिसको हम बंद कर देते हैं ताकि ये पानी ज़ाया ना हो, या वो पानी हम किसी और जगह रिजर्व करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से लिवर यहाँ पर उस मैकेनिज्म के तहत हरकत में आ जाता है। तो आपने जब ये याद रखना है कि जब किसी पेशेंट को हम देख रहे हैं तो हम देख लें कि उसको किसी जगह इन्फ्लेमेशन वगैरह के नतीजे में या इन्फेक्शन के नतीजे में तो उसके लिवर ज़्यादा ओवरवर्क तो नहीं कर रहा, ज़्यादा वो काम में तो नहीं लग गया और वो एग्जीक्यूट तो नहीं हो गया ज़्यादा। तो हमेशा तवज्जो दे करके चलना है। अगर वो नहीं है तो फिर उसके बाद आयरन की ज़्यादती को नोट करते हुए और उसके अमल को तदारुक करें कि रुक जाए। और एक बहुत ही अहम चीज़ यहाँ पर ये भी है कि बहुत सारे ऐसे जरासीम भी हैं, खतरनाक जरासीम हैं जो आयरन इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी तादाद और कुव्वत बढ़ती है। यानी उन जरासीम वो इन्फेक्शन वगैरह के नतीजे में जब जिस्म में आ जाए, ज़ख्म ओपन हुआ उसके नतीजे में आ गया, ज़ाहिर कहीं ना कहीं से दाखिल हुए या बन गए अंदर हमारे पास, तो वो क्या अपनी तादाद को बढ़ाने के लिए, अपनी कुव्वत और ख़ुद की ताकत को ताकतवर करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए उन्हें भी आयरन की ज़रूरत है। तो उसके इस अमल को रोकने के लिए हमारा जो मुदाफ़ियाना निज़ाम है जब वो हरकत में आता है तो वहाँ पर भी वो आयरन को सेव करने के लिए कि उसे ये इस्तेमाल कर करके अपनी ताकत ना बढ़ाए, ज़ाहिर उनके खिलाफ लड़नी है तो उनका ये प्रोडक्ट बंद करनी है और उस इन्फेक्शन का मुकाबला करना है। और हमने भी उस पेशेंट को केयर करनी है कि उसको ज़्यादा आयरन अभी ना दें ताकि उसके जो जरासीम वाला सिस्टम है वो ताकत ना पकड़े, वो रिलीज़ हो जाए। उसके बाद हम उसको आयरन दे करके उसको ताकत दे देंगे। तो इस पॉइंट को भी हमने मद्देनज़र रखना है। और जिगर की खराबी के नतीजे में भी हेप्साइडिन कम मिकदार में या खारिज होती है या मुकम्मल बंद भी हो सकती है। और जैसे मिसाल के तौर पे हेपेटाइटिस सी वगैरह में जब जिगर का इन्फेक्शन होता है, हेपेटाइटिस सी वगैरह के अंदर अक्सर ये होता है कि जिगर मुकम्मल तौर पे फ़ाल नहीं होता, तो ऐसी हालत के अंदर भी हेप्साइडिन का रिलीज़ नहीं हो पा रहा होता और वहाँ पर एबनॉर्मलिटी आती है। तो वहाँ हमने इलाज जिगर का करके और इस काम को ठीक करना है। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर भी ये प्रॉब्लम आती है जिसमें आयरन की कमी वाक़या हो जाती है। तो सबसे पहले आयरन के स्टोर्स में से हीमोसिड्रिन तहलील होकर के फेरेटिन में दोबारा तब्दील होगी। यानी कि इसका एक निज़ाम है बना हुआ कि जब ये स्टोरेज फॉर्म एक्टिवेट होती हैं, ज़ाहिर बात है जब कमी होगी तो स्टोरेज में से ही रिलीज़ होना है। तो इसके रिलीज़ होने का सिस्टम ऐसा होता है कि लेट्स सपोज कि हमारे पास ये दो किस्म के स्टोर हैं। एक बड़ा स्टोर है फेरेटिन की शक्ल में और हीमोसिड्रिन की शक्ल में एक छोटा स्टोर है और ये आपस में लिंक्ड होते हैं, इनके दरमियान राब्ता होता है। और जब इसके अंदर बहुत ज़्यादा ये आयरन अब तैयार होकर के आ गया तो इसके अंदर भी आ जाएगा और यहाँ पर वो क्या इस शक्ल के अंदर महफूज रह रहा है। लेकिन जब हमारे को ज़रूरत होगी जिस्म को तो सबसे पहले क्या होगा, वो ये वाला स्टोरेज खाली होगा। ये खाली होकर के क्या करेगा, इसको फिल करेगा ताकि ये यहाँ से इसको ब्लड को सप्लाई जा रही है, ये ब्लड सप्लाई है तो ये कंटिन्यू हो सके और ब्लड में ये जा सके। तो ये यहाँ से क्या करेगा, इसको अपने अंदर से ब्रेक डाउन करके प्रोसेस करके इसको यहाँ प्रोवाइड कर देगा। और जब इसके बाद इजाफी होगा तो ये यहाँ से इसको बाहर की सप्लाई के साथ साथ इजाफी यहाँ दे देगा। ये बाइंड होकर के इस शक्ल में ये महफूज रहते हैं। तो ये चीज़ भी समझ के रखें कि जो हीमोसिड्रिन है, हीमोसिड्रिन ये वाले सर्कल्स की बात कर रहा हूँ, ये हीमोसिड्रिन है और ये तहलील होकर के पहले फेरेटिन में दोबारा तब्दील होगा और खून में शामिल होने लगेगा। फिर फेरेटिन भी स्टोर से कम हो जाएगा। यानी जब कमी आएगी तो सबसे पहले ये स्टोर खत्म होगा और जब बोन मैरो का टेस्ट होता है तो ये खाली मिलते हैं हमें और यहाँ मिल रहा होता है मवाद। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये भी कम होने लग जाता है। जब ये भी कम होने लग जाता है तो अब हम उस पेशेंट को कहेंगे कि अब वो आयरन की कमी का शिकार है। और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाए तो आयरन की ज़्यादती का शिकार है। ये डबल स्टोरेज सिस्टम है, मैक्रोफेज के अंदर पाया जाता है ख़ासतौर पर। और मैक्रोफेजेस जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा हमने बताया उनके अंदर ये मौजूद होता है जहाँ पर ये डिस्ट्रॉय करता है। इसका अमल ये कंटिन्यू रहता है। और ब्लड टेस्ट के अंदर भी हम फेरेटिन को ही खास तौर पे चेक करते हैं। जब फेरेटिन अपने स्टोर से खारिज हो गए तो अब सीरम आयरन जो कि ट्रांसफेरन पर लोड है का लेवल भी कम होने लगता है। ट्रांसफेरन हमने बताया था ना कैसा है, किस फॉर्म में है, बार बार हम आपको याद दहानी कराने के लिए बता रहे हैं। इस तरह से ये समझें कि ये इसका कैरियर है, ट्रांसपोर्टर है, इसके साथ इसने जाना है। आयरन किसी भी सूरत में खाली नहीं होना चाहिए। तो इस जो सीरम है, आयरन सीरम, इसके अंदर ये ट्रांसफेरन पर लोड है और इसका जब लेवल कम होने लग जाएगा, जब ब्लड के अंदर ये कम आइडेंटिफाई होगा तो इसके नतीजे में क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी आएगी। इसके साथ जो बाइंडिंग फैसिलिटी है ये भी एक अहम नुकता है। ये देखने अक्सर रिपोर्टों के अंदर होता है कि जो इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कितनी है।
जब लीवर हरकत में आके एक्स्ट्रा यानी ज्यादा मिकदार में ट्रांसफेरन रिलीज करता है। ट्रांसफेरन कब थे? जब ये यहाँ से ट्रांसफेरन रिलीज हो रहे थे बहुत ज्यादा। एक तो इसको तीसरा हिस्सा होना चाहिए, यानी कि जो बाइंडेड हिस्सा है ये एक है तो ऐसे 2 खाली रहने चाहिए। यानी अगर उसने 3 रिलीज किए हैं तो एक हिस्से पे 2 बाइंड हो, 2 खाली रहेंगे। ये खाली लेकर के ये ब्लड में घूमते रहेंगे। लेकिन अगर इनकी मिकदार ज्यादा हो जाए, ये बहुत ज्यादा खराबी के नतीजे में आ जाए, तो इनकी मिकदार ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब इनकी मिकदार ज्यादा बढ़नी शुरू होगी, यानी लीवर ज्यादा हरकत में आ गया, ज्यादा तहरीक में आ गया और एक्स्ट्रा ट्रांसफेरन रिलीज करेगा खून में, तो ये खून में इसकी मिकदार बढ़ जाएगी। यानी पहले अगर 30% थी तो अब इसके ऊपर जो बाइंडेड है वो कम रह जाएगा और 10% बाइंड रह जाएगा और बाकी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये क्या है? टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। इसको हम क्या लिखते हैं? टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। यानी कि इसकी अब सूरत ये हो जाएगी, ये जब इजाफी हो जाएंगे तो ये एक यहां पर अब लोड था पहले, ये 1 2, तो ये खाली थे और ये भरा हुआ था, यानी तकरीबन ये 30% था। लेकिन उसके बाद ये बहुत ज्यादा खाली होने लग गए और अब ये 2 ही भरे हुए। अब इसकी ये चेन आगे तक ये चलाते चले जाएं तो ये बहुत ज्यादा खाली है। तो इसकी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, आयरन बाइंड हो रहा था इसके साथ, तो ये बाइंडिंग कैपेसिटी अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई है लेकिन आयरन कम है, तो ये लीवर की जो खराबी एक्स्ट्रा है इसको हमने रोकना है। इसको ये तहरीक के अंदर बहुत ज्यादा आया हुआ है और इस तहरीक के अंदर इसने इसके लिए एक मुश्किल खड़ी की हुई है। और इस तरह के प्रोडक्ट्स ब्लड में से, या आयरन बहुत ज़्यादा हो जाता है ब्लड में से, इसको ख़त्म करने के लिए जो सबसे अच्छा बेहतरीन तरीका होता है, आयरन के खिलाने वाली चीज़ें तो हम कम करते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारे पास जो हिजामा बताया गया है वो बहुत ज़बरदस्त काम करता है और डायरेक्ट इन चीज़ों को निकाल लेता है। और जब हम उस निकाले हुए ब्लड को वॉच करते हैं, देखते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, तो उसके अंदर इस तरह की प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होती हैं और मरीज़ उससे उसकी बेचैनी और तकलीफ कमी आनी शुरू हो जाती है। वहाँ पर ये अमल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हिजामे पे भी जब हम वीडियोस शुरू करेंगे तो हम बहुत सारी ऐसी बातें बताएंगे कि हम उसमें निकाल क्या रहे हैं, क्या निकल रहा है, क्या हम मरीज़ को कहाँ पर क्या काम करना था, तो वो हम समझेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक तबीब को जो कि हजामा करने का बिल्कुल अथॉरिटी है कि उसके पास कि वो करे, तो उसको बदले इंसानी के मैकेनिज्म का भी इल्म हो कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, इसको क्या प्रॉब्लम थी, अब मेरे ये करने से इसको क्या फ़ायदा होगा, उसके साथ साथ मुझे कौन सी दवा और ग़िज़ा देनी है, या मरीज़ को उससे पहले मैंने क्या दवा ग़िज़ा दे करके तैयार करके फिर मैंने हिजामा उसका करना है। तो ये टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी पे हम बात कर रहे थे कि जब बहुत ज़्यादा खून में बढ़ जाएगी लेकिन उसमें आयरन कम होगा, तो ये अमल भी हमें वहाँ पर बता रहा है। और मतलूबा मिकदार में अगर रेड ब्लड सेल्स इसकी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, मुतासर हुई है, यानी रेड ब्लड सेल्स जो कि आमतौर पे बड़े से छोटे मुख्तलिफ डी शेप्स में भी होते हैं, यानी उनके कलर में भी फ़र्क हिजामे के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे आयरन के अंदर अलग अलग शेड और अलग कलर भी आते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब ये बोन मैरो से अगर मुनासिब इसको आयरन नहीं मिल रहा होता तो जो इसके आरबीसीज बन के निकलते हैं उनके साइज़ों में भी फ़र्क होता है, यानी कि कोई इस साइज़ में होगा, कोई इस साइज़ में होगा, कोई ऐसे लंबूतरा होगा, कोई ये प्रॉपर शेप में होगा, कोई बिल्कुल छोटे शेप में होगा, बद शेप में, और इनके कलर्स में भी फ़र्क होता है, इनके शेप में भी फ़र्क होता है, इनके तमाम मामलात में, क्योंकि इनको प्रॉपर आयरन नहीं मिला, प्रॉपर ये प्रोसेस नहीं हो सके, तो जितना मिला सही नहीं मिला, आयरन पुअर मिला, उसके नतीजे में ये बहुत अलग अलग साइज़ के, रंग के, अलग अलग स्टाइल के ये आरबीसीज जो बन जाते हैं, यानी कि पाइक्लोसाइटोसिस। इस अमल को क्या कहते हैं? पाइक्लोसाइटोसिस। तो ये पाइक्लोसाइटोसिस का जो अमल होता है ये भी हमें हजामे के अंदर बहुत आसानी के साथ इसको कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली थोड़े बहुत तो ये बनते रहते हैं, अंडर कंट्रोल है, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा इस तरह के बनने लग जाए तो ये किसी काम के नहीं होते, ना अपने साथ ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं, ना अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर सकते हैं, तो लिहाजा ये जिस्म में ओवरलोडेड होते हैं, बोझ होते हैं, किसी काम के नहीं रहते। तो अगर यहाँ पर कैच हो जाए, सिस्टम काम कर रहा है तो इनको रिप्रोसेस कर लिया जाता है, वरना इसका सबसे अच्छा हल ये होता है कि इसको हिजामे के जरिए से जब हम ब्लड में से निकालते हैं तो ये इसका साइज चूंकि इस तरह का होता है, आसानी के साथ हमारी जो शरियानी वरीदी निज़ाम है उसमें से ही बाहर निकल सकता है, तो ये निकल करके और इसको कैप्चर करके हम बाहर निकाल देते हैं और इजीली ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो एरेथ्रोब्लास्ट को जब आयरन मिलना बंद हो जाता है तो ये उसकी शक्ल आपके सामने आ गई।
और दूसरी बात यह है कि जब एरेथ्रोब्लास्ट के अंदर एक और चीज़ भी याद रखने की है कि इस एरेथ्रोब्लास्ट के अंदर जब बहुत ज़्यादा कमी आती है आयरन की, आयरन नहीं मिल पा रहा होता उसको प्रॉपर तरीके से, तो ये क्या करता है, ये अपने अंदर से इस रिसेप्टर्स को भी बाहर धकेल देता है, अपने मुख्तलिफ रिसेप्टर्स बना बना के ब्लड में भेजता है कि जाओ जाके आयरन कैच करके आओ और लेकर के आओ आयरन को, आयरन की कमी है। तो जब ये आयरन की शदीद कमी हो रही होती है, इस हद तक एरेथ्रोब्लास्ट भी आ जाते हैं, तो क्या होता है कि हम शॉर्ट ब्रीथिंग का पेशेंट शिकार हो रहा होता है। इसलिए शॉर्ट क्योंकि उसका जो ब्लड होता है पतला हो रहा होता है और वो पतला बहुत तेजी के साथ ब्लड पंप होना शुरू हो जाता है, और चूंकि जिस्म से डिमांड आ रही होती है, उस डिमांड को पूरा करना है, तो जितना आयरन, जितना आरबीसीज मौजूद है उसको बार बार प्रोसेस किया जाता है, बार बार उसको फौरी तौर पे, तो वो इस जगह पे इसकी ये हालत हो जाती है। और इसके साथ साथ उसके दिल की जो अजीब सी वो धड़कन होती है कि वो चल स्लो रहा होता है, लेकिन वो तसल्सल के साथ ऐसे ऐसे चल रहा होता है। जब हम पल्स उसकी जब देख रहे होते हैं, होती डीप में है अक्सर, लेकिन डीप में होने के बावजूद वो एक अपना कुव्वत नहीं लगा रही होती, लेकिन अपने हरकत के तसल्सल को बता रही होती है कि बहुत तेजी के साथ उसकी हरकत, सकूत उसमें बहुत कम होता है, उसमें स्ट्रोक बहुत जल्दी जल्दी लग रहा होता है। तो वो नब्ज हमें बआसानी महसूस होती है और वो नब्ज हम देख रहे होते हैं और ये हमें बता रही होती है कि यहाँ पर आयरन डेफिशिएंसी है। और आयरन डेफिशिएंसी का वहाँ पर हम तहरीक के मुताबिक सुराग लगा करके तस्कीन और तहरीक जिसमें भी हमने उसको तहरीक में पाया, उसके मुताबिक तस्कीन या तहरीक को हमने तहरीक दे करके वहाँ पर तहरीक पैदा करके और हम उसका इलाज कर लेते हैं, उसकी ग़िज़ा दवा चेंज करके, तो वहाँ हमें ये आसानी हो जाती है। आयरन की कमी वालों को जो सबसे ज़्यादा हम अलामात के साथ भी शनाख्त कर लेते हैं, एक तो ये है कि उनकी जिल्द की रंगत में पीलापन यानी पेल लुकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फीकी फीकी सी फीकापन उसके अंदर आ जाता है। दूसरा, वो थकावट का बहुत ज़्यादा शिकार रहता है, अक्सर थकावट की शिकायत करेगा, और एनीमिया का मसला होगा, खून की कमी होगी, और इसकी जो ब्लड वेसल्स होंगी वो अक्सर ज़्यादा फैली हुई हमें महसूस होंगी, और हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी का वो शिकवा कर रही होंगी कि ऑक्सीजन की कमी है। ज़ाहिर ऑक्सीजन की कमी के लिए आरबीसीज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और खून जो है वो बहुत तेज़ी से सर्कुलेट कर रहा होगा, जैसे कि हमने बताया फ्लो इसका बहुत तेज़ होगा, और इसमें दिल की जो पोजीशन होगी वो टैकीकार्डिया की होगी, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी पंप कर रहा होगा, बहुत स्पीड लगा कर रख रहा है, तो ये टैकीकार्डिया की सिचुएशन होगी, और ये बॉडी टिश्यूज़ तक आयरन और ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश है। और इसके अलावा खून पतला होगा और उसकी विस्कोसिटी कम होगी। पतले खून की वजह ये कि इसमें विस्कोसिटी कम हो जाएगी, जिससे उसका जो फ्लो है वो फास्ट रहता है, और फिर जो आर्टरीज में फैलाव है उस फैलाव के सबब खून तेज़ी से वीनस में जाएगा और जल्दी जल्दी से दिल में पहुंचता रहेगा, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी पंप करने लग जाएगा। और इसी तरह सांस की तंगी भी उसके सिम्टम के अंदर बहुत ज़्यादा आ रही होती है। असाबी मरीज़ होता है आमतौर पे, और उसके कानों में आमतौर पे देखा गया है कि इस तरह के पेशेंट्स में आवाज़ भी आती है, जिसको टाइनेटिस का कहा जाता है, कि कानों में, क्योंकि दिमाग में ऑक्सीजन कम पहुंच रही है। जब दिमाग में ऑक्सीजन कम पहुंच रही है तो कम ऑक्सीजन के सबब क्या होगा, उसके दिमाग के तमाम हिस्से सही से काम नहीं करेंगे, तो ऐसे पेशेंट को कानों में घंटियों की आवाज़ भी अक्सर सुनाई देती है, और चक्कर आते हैं, और आंखों के आगे उनका अंधेरा भी आने की शिकायत करते हैं। तो इस तरह की ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आ जाती हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ भी होती है, क्रॉनिक हालत अगर बहुत अरसे तक की इसकी हो जाए, जिल्द की जो रंगत तब्दील हो जाती है, तो उसके साथ साथ होंठों पे भी यहाँ पर इस तरह से ये चिरने लग जाते हैं, कट्स उसके बन जाते हैं। उसकी जो ज़बान होती है ख़ास तौर पे, उसके ऊपर जो प्लेन सी महसूस होती है, लेकिन उसके ऊपर उभार लाइनिंग की शक्ल में वाइटिश भी अक्सर आ जाते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आधे हिस्से में होते हैं आधे में नहीं होते, और उसकी ज़बान वो अजीब सी लगती है, जैसे एक तरह से वाइटनिंग लाइनिंग या पिक्चर के अंदर भी आप देख रहे हैं कि इसमें बताई गई इस तरह की हो जाती है। इसके साथ साथ उसके हलक भी मुतासर होता है, निगलना उसके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पानी और अगर लिक्विड हालत के अंदर अगर कोई चीज़ वो पीना चाहे तो पी ले आराम से, लेकिन जैसे कोई निवाला बनाए, कोई चीज़ खाने की कोशिश करे, तो वो उसके गले में फंदा लगेगा, फंसेगा, और वो एकदम बाहर की तरफ आने लगेगा, इसलिए कि उस सेल्स के ना होने की वजह से उसका जो एक तसलसल था निवाला निगलने का, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, और आयरन की कमी की वजह से हुआ है। वहाँ पर अगरचे कि ये हालत बहुत कम पेशेंटों में होती है, लेकिन बहरहाल आ सकती है, तो जब ये आ जाए तो इस पर भी गौर करना है कि कहीं आयरन डेफिशिएंसी की वजह से इसको निकलने का प्रॉब्लम तो नहीं है, और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसीलिए हमने कभी एक अलामत सुन करके नतीजे पे छलांग नहीं लगाना, हमेशा उसके रूट कॉज को पकड़ना है। रूट कॉज पकड़ लिया तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसके साथ साथ ज़बान पे हमारी बात हुई, होंठ पे हुई,
जो पेपिलाई ज़बान होती है, इसको ज़बान जो इस तरह की हो जाती है, पेपिलाई उसको कहा जाता है, वो हो जाती है। इसके साथ साथ नाखूनों पे भी होता है कि वो स्पून की शक्ल में से उभार नुमा बन जाते हैं, उस पर लाइनिंग लंबी लंबी बहुत सारी बाज़ के बहुत ज़्यादा पड़ जाती हैं, और बाज़ में वाइट धब्बे भी उसके अंदर बीच में आ जाते हैं। तो ये भी आयरन डेफिशिएंसी के नतीजे में अमूमन ये पेशेंटों में पाई जाती है। तो इसको भी हम गौर से देखें, निगलने के साथ साथ ये तमाम बातों का गौर करना ये बहुत ज़रूरी है। जब हम आयरन की कमी के पेशेंट को जब ठीक करने लगते हैं और उसको आयरन देने लग जाते हैं, तो क्या उसकी आयरन की कमी कितनी तेज़ी के साथ सही होती है, यानी कि वो कितने दिनों में सही हो जाता है, कैसे सही होता है। आयरन हमने देना शुरू कर दिया, दवाई की शक्ल में भी, ग़िज़ा की शक्ल में भी, और उसकी रुकावटें भी हमने दूर करनी शुरू कर दी। अब वो आयरन डेफिशिएंसी अपनी ख़त्म कर रहा है, नॉर्मलाइज पे जा रहा है, तो उसकी रफ्तार क्या होगी, इसको भी हमने समझना है। तो उसकी रफ्तार ये होती है कि एक हफ्ते में तकरीबन 1 ग्राम के लगभग उसकी आयरन की कमी पूरी होनी शुरू हो जाएगी, 1 हफ्ते में। अब उसकी जितनी भी कमी थी वो हमने एक टाइम पीरियड देखा कि इतने 2 हफ्ते में, 5 हफ्ते में, 6 हफ्ते में, 8 हफ्ते में उसकी आयरन की कमी दूर होगी, उसकी अलामतें ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। तो हम याद रखें कि ऐसी हालत में जैसे ही उसकी अलामतें ख़त्म हो रही हैं, तो हमने आयरन का इंटेक उसका बंद नहीं कराना। बास पेशेंट इसी चीज़ चक्कर में रहते हैं कि बंद कर देते हैं। जब वो बंद कर देते हैं अपने मौलिज के बोले बगैर, तो क्या होता है, अब यहाँ पर हमें मुकव्वी ग़िज़ा देनी थी, मुकव्वी दवा देनी थी, उसका मकाम यहाँ आया। मुकव्वी ने क्या करना था, उसको धीरे धीरे उसके स्टोरेज को फिलअप कराना था। मुकव्वी यहाँ ये काम करती है, स्टोरेज फिलअप कराती है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ उसकी ब्लड की, तो आयरन की कमी जो ब्लड सर्कुलेशन में थी वो तो पूरी कर दी, 1 ग्राम पर हफ्ते के लिहाज से उसकी ये पूरी हुई, क्योंकि वेस्ट भी तो वो कर रहा है ना साथ साथ। तो हम जितना खिला रहे हैं उसका वैसे ही वो 10% जज़ब कर पा रहा है, और 10% में से भी वेस्ट भी कर रहा है मुख्तलिफ हालतों में, ख़ासतौर पर खातून है तो। लेकिन उसके साथ साथ जब उसके स्टोरेज हैं, ये स्टोरेज फॉर्म्स हैं, स्टोरेज के अंदर भी तो और उसके इंटेस्टाइन में भी तो स्टोर होना है। तो वो स्टोर को फिल होने तक कम से कम कोशिश करें कि उसके ये फिलअप होने के बाद भी महीना 1.5 महीना उसको ज़रूर दें अंडर कंट्रोल, और मरीज़ अपनी मर्ज़ी से ना करें बल्कि मौलिज की मर्ज़ी और उसके ऑब्जर्वेशन के तहत उसको करता हुआ जाए, ताकि उसकी स्टोर है वो भी फिल हो जाए और मर्ज़ पलट के ना आए। वरना स्टोर अगर खाली होंगे तो क्या होगा, वो दोबारा आयरन की कमी का शिकार हो जाएगा, और वो मुस्तकिल जो है ना उसके अंदर शिफा का मामला नहीं होगा। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा काबिल तवज्जो है, इसको भी गौर से देखते हैं और इसको फिलअप करें। यहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ों का जायज़ा ले लिया, और ये भी एक और कंक्लूड में बात नोट कर लें, क्योंकि आयरन के फ़वाइद इसको भी समझें। जिस्म के हमने काफ़ी चीज़ों में आयरन के फ़वाइद को समझे, तो इसके साथ साथ जब ये शुगर के पेशेंट हमारे पास आता है, तो हमारे जिस्म को खून में शुगर को तवानाई में तब्दील करने के लिए भी आयरन की ज़रूरत होती है, और ये हीमोग्लोबिन की पैदावार बढ़ाने में मददगार है। और इसी तरह थकावट और तनाव जो हालत होती है उसको ख़त्म करने के लिए भी ऑक्सीजन की नकलो हमल को बढ़ाता है, ताकि वो तनाव ख़त्म हो जाए। और मुख्तलिफ एंजाइम्स के बनने में भी बहुत मुआविन है, जिसके ज़रिए से नए खलियात या अमाइनो एसिड्स, हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स की तैयारी में भी ये अहम किरदार अदा करते हैं। इनसे भी आयरन अहम, इन सब के लिए भी आयरन अहम है। और इंसानी जिस्म की रोज़ाना के मामूलात, चाहे खिलाड़ी हो या दफ्तर में काम करने वाला, इनकी जिस्मानी ताकत और क़ुव्वत और जहनी कारकर्दगी के लिए आयरन लाजमी है। ये इम्यून सिस्टम और सेल्स की प्रोलिफरेशन जो होती है, प्रोलिफरेशन, इसके लिए यानी उसका सेल्स की इजाफा जो बनता है, अपने सेल्स हम मिसल पैदा करते हैं, उसके लिए भी ये बहुत आयरन ज़रूरी है। और इसके अलावा जिल्द, नाखून, बाल वगैरह के लिए भी आयरन बहुत लाजमी है, क्योंकि इसकी बदौलत कोलेजन और इलास्टिन ये तरकीब यानी सिंथेसिस इसकी मुकम्मल होती है, और बालों को चमकदार और लचकदार बनाने और नाखून को मजबूत और नरम रखें, इसके लिए भी ये, ताकि ये जल्दी से खुद से टूट ना जाए किसी वजह से, तो इसको एक ताकतवर रखने के लिए भी आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये ना सिर्फ ये कि जिस्म को ऑक्सीजन की सप्लाई आरबीसीज़ के ज़रिए से करने में मदद देते हैं, बल्कि मायोग्लोबिन की सूरत में ये जिस्म के मसल्स को ऑक्सीजन पहुँचाते हैं और उसमें स्टोर भी रखते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे फ़वाइद आपके सामने इसके बयान किए कि जब इसके अंदर कोई नुक्स आ जाता है तो इस तरह की मुश्किलात का ये शिकार होता है। जो ज़्यादती हो जाए तो क्या है, और अगर कमी आ जाए तो क्या है, आपके सामने सारी बातें रखी। और ये आम तौर पे जो आयरन की कमी का जो शिकार होते हैं वो 5 नंबर में भी मरीज़ आते हैं, गुद्दी असाबी के अंदर भी आते हैं, और असाबी गुद्दी के अंदर भी आते हैं। 6 नंबर जिसको हम कहते हैं, असाबी उज़लाती में भी आते हैं।
जिस किस्म का सिस्टम मुतासर हुआ है, अब यहाँ देखें लिवर जो था, अगर ये मुतासर हो रहा है तो इसको तहरीक में लाना है ना, और अगर ये ओवर वर्क कर रहा है तो फिर इसको रोकना है। तो इसके मुताबिक के फिर अमाल होंगे, वहाँ 1 नंबर और 4 नंबर हम लेंगे। मरीज को देखेंगे वो हमें किस तहरीक में मिला, 1 नंबर में मिला, तो इसका मतलब क्या है कि लिवर अब प्रॉपर प्रोडक्ट अपने रिलीज करने के काबिल नहीं है। जब ये काम करेगा तो इसकी रुकावट दूर होगी और आयरन अब जिस्म का हिस्सा बनने लग जाएगा, तो यहाँ पर इसको तहरीक देनी है। अगर वो 5 नंबर में हमें मरीज मिलता है, क्योंकि हम तो इलाज जिद की तरफ ज़्यादा काम करते हैं, उसी में जाते हैं, तो वो वहाँ क्या होगा, वहाँ पर हमने 2 नंबर के ज़रिए से जब उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो 2 नंबर का ग़िज़ा, दवा और तमाम चीज़ें जो हम उसके साथ इश्तराक में शामिल कर रहे हैं, वो चीज़ों ने मिल करके उसकी कमी को दूर करना है, हुदूद नाकला के निज़ाम को बेहतर करना है, वहाँ पर उसकी काम करने की सलाहियत को, उसको थ्रो करने की सलाहियत को बेहतर करना है, वहाँ इसने काम करना है। इसके साथ साथ उसने इंटेस्टाइन सिस्टम के अंदर भी जज़ब होकर के इसको मुतहर्रिक करना है। तो इसी तरह से अगर वो 6 नंबर का हमें पेशेंट मिलता है, असाबी गुद्दी में मिलता है, तो वहाँ हम उज़लाती गुद्दी उस पेशेंट का जो इलाज करते हैं, वो वहाँ हमें क्या फ़ायदा मिल रहा होता है, वहाँ यही फ़ायदा मिल रहा होता है कि उसकी जो खून की कमी है, वो जिस्म उसको थ्रो नहीं कर पा रहा है, तो वो एक प्रोसेस तेज़ी के साथ शुरू हो जाता है। जो डेड पड़ा है, एक कमज़ोर सिस्टम पड़ा हुआ है, वहाँ पर हम उसको 3 नंबर से तहरीक दे करके उस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, और अक्सर उस एक्टिवेशन सिस्टम होने के नतीजे में ही वो अपने पूरे, जैसे गाड़ी बंद होकर खड़ी हो गई है और बाज़ औक़ात उसको धक्का लगा दिया जाता है और वो थोड़ा सा कोशिश करके वो स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर हम जब इसको 3 नंबर में लेकर के चलते हैं तो उसका एक मैकेनिज्म सिस्टम ऑन हो जाता है, और जो उसकी कमज़ोरी, कमी, खामी होती है वो दूर होनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर आयरन तो आ रहा था लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ यूटिलाइजेशन का सिस्टम उसका कारामद हो गया और काम में आ गया। तो इस तरह से ये चीज़ें याद रखने की हैं हमें, और याद रखेंगे, तहरीक को समझेंगे, उसकी यूरिन को, उसकी अलामात को, तो हम बआसानी उसको तशख़ीस भी कर लेंगे, शनाख्त कर लेंगे। शनाख्त कर लेंगे तो इलाज हमारे लिए आसान है। इलाज हमेशा रूट काज का करें, कभी भी जो है रिपोर्ट पढ़ करके या मरीज़ की शिकायत के ऊपर उस पर ना करें। सेल्फ मेडिकेशन से हम हमेशा मना करते हैं कि उससे बचें, ये आपके लिए नुकसानदेह है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आप सब दोस्तों भाइयों को पसंद आया होगा। कोई इसमें कमी पेशी होगी तो हम इंशाल्लाह फिर एक और मज़ीद लेक्चर के अंदर उसको दूर करेंगे।